So now without wasting any time चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक जंगल देख पाते हैं जहां पर ढेर सारे चिंपैंजीज, गोरिल्ला और काफी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी के बंदर पाए जाते थे। तो यहाँ पर कुछ शिकारी पहुंचकर इन सभी बंदरों को बंद करके यानी कि बेहोश करके अपने साथ में ले जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जेनेसिस नाम की एक कंपनी में, जहाँ पर उन्हीं चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और हाल ही में एक मादा चिंपैंजी को एल्स 112 यानी कि अल्जाइमर के 112वें डोज को दिया गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता 10 गुना बढ़ चुकी थी। इसे देखकर वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं यानी कि फ्रैंकलिन और विल, ये पहुंच जाते हैं अपने इन्वेस्टर के पास में। इसका नाम होता है जेकब्स। अब विल जेकब को बताता है कि हम पिछले कई सालों से इंसान के दिमाग को बढ़ाने वाली क्षमता की दवाई पर काम कर रहे थे और फाइनली हमने उसका तरीका ढूंढ लिया है। इस प्रयोग का नंबर था 112, इसलिए इस दवाई का भी नाम रख दिया जाता है एल्स 112। अब इसमें होता यह है कि इंसान की जो सोचने समझने की क्षमता है, एक काम या फिर किसी प्रोसेस को करने में जो टाइम लिमिट लगती है उसे काफी जल्दी में निपटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जेकब्स कहता है कि भाई मेरे भी पैसे ऊपर कंपनी से ही आते हैं और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाएंगे उन्हें इंसानी विकास से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ कमाए जाने वाले पैसों से मतलब है। चलो फिर भी मैं तुम्हारी एक मीटिंग करवा देता हूँ, अगर इन्वेस्टर्स बड़े वाले मान गए तो तुम इस प्रोजेक्ट को आगे कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत पैसा लग चुका है और अब इसके प्रोडक्शन के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मगर विल उसका काफी अच्छा दोस्त होता है, फाइनली उसके मनाने पर वो मान जाता है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम सीधा बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर इसी एल्स 112 दवाई के ऊपर बातचीत हो रही थी जो कि इंसानी क्षमता को बढ़ा सकता था। अब उस मादा चिंपैंजी को लोगों के सामने लाने से पहले ये लोग बाहर निकालने वाले होते हैं, मगर इस वक्त वो काफी ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। मतलब साइंटिस्ट तो इसे पकड़कर उस मीटिंग में ले जाने वाले थे, मगर यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती है। उसे ये लग रहा था कि ये लोग मुझे मारेंगे। अब वो भी क्यों मारेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी कि सीधा वो मादा चिंपैंजी कूद करके इन्हीं की मीटिंग में आ जाती है और कहीं बाकी लोग ना मारे जाएं या फिर किसी को नुकसान ना पहुंच जाए तो सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है। हालांकि बिल ऐसा नहीं चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका ये नया प्रोजेक्ट जिस पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो मारा जाता है। और अब तो जेकब ने भी विल को मना कर दिया था कि अब तुम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, इंक्लूडिंग कंपनी तो तुम्हें निकालने की बात कर रही है। जिसके बाद में थक हार कर विल जैसे ही अपने ऑफिस में आने लगता है तो फ्रैंकलिन उसे एक छोटा सा चिंपैंजी का बच्चा दे डालता है और कहता है कि वो मादा चिंपैंजी इसलिए आक्रामक हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हम उससे उसका बच्चा भी छीन लेंगे, जैसे कि उसे जंगल से छीन कर ले गए थे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर हर जगह अफरा तफरी तोड़ा फोड़ी मचा रही थी और अब इसे तुम संभालो, क्योंकि बाकी सारे चिंपैंजीज को जेकब्स ने मारने का ऑर्डर दे दिया था। मैंने उन्हें मार दिया, मगर ये बच्चा छोटा था, मुझे ठीक नहीं लगा कि मुझे इसे मारना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अब विल को उसे अपने घर पर लाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम उसके 2 लोगों को देख पाते हैं। एक तो होते हैं उसके फादर जो कि अल्जाइमर नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें हर चीज इंसान भूल जाया करता है कि बेटा कितने साल का है, कौन सा टेस्ट उसका चल रहा है, खाने में क्या खाना है, दवाई कौन सी थी, ड्राइव कैसा होता है, ये सब कुछ मामला अल्जाइमर नाम की बीमारी में इंक्लूड होता है। अब यहाँ उसके घर में उसकी डॉक्टर भी होती है जिसके इस वक्त घर जाने का समय हो चुका था। अब यहाँ पर जैसे ही विल उस डब्बे को रखता है और कहता है कि पापा मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, और वो दिखाता है अपने घर में नए मेहमान को जिसका नाम रख दिया जाता है सीजर, जो कि होता तो चिंपैंजी का बच्चा है। लेकिन विल को कहीं ना कहीं उससे हमदर्दी जाग जाती है क्योंकि उसकी आंखों में अल्जाइमर 112 वाले डोज का असर था और ये वही दवाई थी जिससे कि दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ अब तो उसके फादर चार्ल्स का भी कहना यही था कि ये बच्चा काफी ज्यादा तेज दिमाग वाला है। अब धीरे धीरे करके समय आगे 3 साल बढ़ जाता है। अब इन 3 सालों में हम ये देख पाते हैं कि विल ने हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया होता है और उसकी रिकॉर्डिंग में हम ये पाते हैं 3 महीनों में ही उसने इंसान के 8 महीनों के बच्चों जितना कवर अप करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अल्फाबेटिकल चीजों को सीखना, कोड लैंग्वेज को जानना, साइन लैंग्वेज को समझना और इसी के साथ वो सारे टास्क पूरे कर लेना जो कि 1 साल का ह्यूमन बच्चा करता है। मगर इसी बीच हम उसके फादर चार्ल्स की हालत को भी देख पाते हैं जो कि दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी और तो डॉक्टर ने भी उसके घर पर काम करने से मना कर दिया था। तब जाकर विल को लगता है कि अल्जाइमर 112 वाला डोज अब ह्यूमन पर टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये दवाई पर वो काम इसीलिए कर रहा था ताकि जो लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित है उन सभी को ठीक किया जा सके। तो वो जाता है अपनी कंपनी में। अब कंपनी में तो हालांकि इस दवाई पर रोक लगा दी गई थी, सारे के सारे सैंपल्स को डिस्ट्रॉय किया जाने वाला था, मगर वो उसमें से कुछ सैंपल निकाल कर घर ले आता है और अपने फादर को लगा देता है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर उसके फादर एकदम अप टू डेट पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो चुके थे, जैसे कि पियानो वगैरह बजाना, अच्छे तरीके से बातचीत करना, सारी चीजों का जानना समझना। लेकिन इसी बीच
पीछे से सीजर निकल जाता है गली के बच्चों के साथ में साइकिल चलाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो उनके माँ बाप होते हैं उन्हें लगता है कि कहीं ये जंगली जानवर उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो बेसबॉल से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर विल पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं, ये नुकसानदायक नहीं है, तुम्हारे बच्चों को कोई चोट वोट नहीं पहुंचाएगा, इसे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस आदमी के मन में ये बात तो घर कर गई थी कि ये लोग एक जंगली जानवर को पाल रहे हैं। और अब क्योंकि सीजर को चोट लग चुकी थी तो वो फटाफट से एक पेट हॉस्पिटल में जाकर के अपने बंदर का इलाज करवाता है। यहाँ पर हम एक इंडियन को एक्टर को देख पाते हैं जिनका नाम होता है फरीदा पिंटो। इन्होंने स्लम डॉग मिलीनियर और ऐसी कई सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। खैर, एक इंडियन एक्टर को हॉलीवुड मूवी में देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो बेसिकली सीजर को समझ में आ चुका था कि इन दोनों के ही बीच में एक लव एंगल क्रिएट हो सकता है, तो वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि क्यों ना तुम दोनों आज डिनर डेट के लिए निकल जाओ। इसके बाद में इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ साथ विल को अपने फादर चार्ल्स के लिए एक अच्छी डॉक्टर भी मिल चुकी होती है। अब ये बात कहीं ना कहीं विल को भी समझ में आ चुकी थी कि एक बंदर जो कि अब खेलने की एज में आ चुका है, कहीं दूसरे बच्चों के साथ वापस खेलने जाने के बीच में उनमें कहीं झड़प ना हो जाए, इसलिए उसे एक बड़ी जगह ले जाना चाहिए। तो वो उसे एक वुड पार्क में ले जाता है जहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और यहाँ सीजर आते ही एकदम से मिसमराइज हो जाता है क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़, जंगली जीवन उसने काफी टाइम, मतलब एक तरीके से पहली बार ही देखा होता है। तो वो काफी ज्यादा खेलने लगता है, कूदने लगता है, उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। और अब धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरी फैमिली अपने डॉगी के साथ आई होती है जिन्होंने उनको पट्टा पहना रखा होता है। और जैसा कि सीजर के गले में भी पट्टा होता है तो उसे ये लगने लगता है कि क्या वो एक पालतू जानवर है, क्या वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है। तो वो विल से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरे माँ बाप कौन है। विल समझाता है कि भाई तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हें बचपन से पाला है, हालांकि तुम एक बंदर के बच्चे हो। अब तो सीजर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सच्चाई जानने पर उसे मजबूर कर देता है। तो उसे विल लेकर जाता है जेनेसिस कंपनी के बाहर और बताता है कि एक बार जंगल से तुम्हारी माताजी को पकड़कर यहाँ पर लाया गया था, उन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, वो दिमाग में काफी ज्यादा तेज भी थी, मगर एक हादसे के चलते उनकी डेथ हो गई, इस वजह से तुम मेरे पास आ गए। अब ऐसा करते करते दिन बीतते जाते हैं और कहीं ना कहीं घृणा वाली जो सोच होती है वो धीरे धीरे अब पनपने लगी थी सीजर के अंदर। अब एक दिन ये सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बंदरों पर तो ये एल्स 112 दवाई अलग तरीके से काम कर रही थी, मगर इंसानों पर उसका प्रकोप अलग ही छा रहा था, क्योंकि जिस इंसान को बीच में इस दवाई ने ठीक कर दिया था अब उसकी हालत उससे भी ज्यादा बदतर कर दी थी, मतलब खराब से भी ज्यादा खराब। ये इंसान चम्मच तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था, जिसे सीजर खुद ठीक करता है, मतलब सीधा हाथ में पकड़ा देता है। अब एक दिन विल अपने काम से बाहर निकला होता है और घर पर जो उसके पिताजी यानी कि चार्ल्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि खुली गाड़ी का दरवाजा यानी कि ये मेरी ही गाड़ी है, तो वो बैठकर उसे चलाने लगते हैं, मगर अल्जाइमर बीमारी के चलते वो उस गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हैं। अब जो इनका पड़ोसी होता है वो आ जाता है बाहर और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगा, तुम तो क्या तुम्हारे बेटे पर भी करूंगा, क्योंकि उसने एक इलीगल जानवर यहाँ पर पाल रखा है। और वो बार बार उसे पॉइंट आउट करने लगता है। अब ऊपर की खिड़की से सीजर ही सब कुछ देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर उसके परिवार के इंसान पर कोई उंगली कैसे उठा रहा है। तो वो नीचे आकर सबसे पहले तो उस बंदे को धोता है और फिर उसकी उंगली काट जाता है। इस बात से तो वहाँ के जितने भी लोग खड़े थे वो घबरा जाते हैं और सीजर को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये लोग मुझसे घबरा क्यों रहे हैं, मैं तो फ्रेंडली हूँ, आखिर मैंने कोई बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया क्या। अब ये जो कांड हुआ था इसी के चलते पुलिस वाले उठाकर चिंपैंजी को चिंपैंजी के घर में डाल देते हैं, यानी कि एक जानवर को जानवरों की जगह। मगर विल का उनके लीडर से कहना था कि वो एक फ्रेंडली जानवर है, उसका भरण पोषण बचपन से मैंने ही किया है, एक गलती से हो गई, इसे माफ कर दो, कोई बात नहीं, मेरे साथ जाने दो। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें इसकी कस्टडी चाहिए तो कोर्ट में केस करो, अगर वो मान जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा जानवर सौंप दूंगा। अब भाई साहब यहाँ पर डेट मिल जाती है 3 महीने आगे की, यानी कि अभी अपने जानवर से 3 महीने तक दूर रहेंगे। मीनवाइल विल को तैयार करनी थी एल्स 113, क्योंकि 112 के प्रकोप तो वो जान गया था कि चिंपैंजीज पर तो इसका बढ़िया असर हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है उस दवाई से लड़ने के लिए, इस वजह से 112 का असर खत्म हो रहा है। तो उसे थोड़ा और पावरफुल बनाकर 113 दवाई बनाई जाए और फिर ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाए, जिससे कि उसके रिजल्ट्स बढ़िया निकल करके आएंगे। तो वो जेकब को बता देता है कि उसने 112 अपने पिताजी पर ट्राई करी थी, मगर उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो मुझे तुम्हारी मदद से 113 नंबर की दवाई बनानी है ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नया एवोल्यूशन मिल सके। जेकब इस बात से खुश हो जाता है। अब इन्हें उस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चिंपैंजीज चाहिए होते हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उसी पेट हाउस पर, या फिर कहें कि एक शेल्टर पर, जहाँ ढेर सारे चिंपैंजीज बंद होते हैं। अब यहाँ पर हम उदास और बीमार पड़े सीजर को देख पाते हैं, क्योंकि उससे उसका घर छिन गया था, उसका साथी विल भी उसके पास में नहीं था, और जो शख्स इसे परेशान कर रहा होता है ये होता है हैरी पॉटर मूवी से ड्रेको मेलफॉय, जिसका नाम होता है इस वक्त डॉज लैंटन, जो कि आकर उससे बहुत परेशान करता है, पानी वगैरह से बहुत धो कर मारता है। अब बेचारा उदास सीजर सिर्फ अपने घर जाने की इच्छा में होता है। इनफैक्ट अब तो दीवार पर, अपने घर की दीवार
की खिड़की भी बना दी होती है। और ये सीन सचमुच बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एल्स 113 दवाई बन चुकी होती है और एक बंदर जिस पर ऑलरेडी काफी बार एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, तो वो काफी शांत होता है। उसे पता होता है कि हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद में उसे कुछ अच्छा खाने को मिलता है, तो इसलिए वो वापस से तैयार हो जाता है एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए और उसमें डाल दी जाती है एल्स 113। मगर गलती से इस दवाई के उसके शरीर में जाते वक्त थोड़ी सी गैस निकल जाती है और फ्रैंकलिन उस दवाई को सूंघ लेता है। लेकिन खैर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं सीन उसी शेल्टर का जहां इस वक्त खुले मैदान में आया होता है अपना सीजर, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे बंदर जो कि उसे इंसानी कपड़ों में देखकर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तू भी हमारे जैसा ही है। और कहीं ना कहीं इनका एक लीडर होता है जिससे सीजर की लड़ाई हो जाती है। अब सीजर ने पहले कभी लड़ाई वगैरह करी नहीं होती है, तो वो हार जाता है और उसे बुरा लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। मीनवाइल हम उसी एक्सपेरिमेंट 113 वाले को देख पाते हैं। इसका नाम होता है गोबा। अब सिंधी में गोबा को नाक का गूंगा कहते हैं तो खैर गलत मत समझना। अब यहाँ पर जेकब देखता है कि यार इसमें तो काफी ज्यादा दिमाग आ गया, इसने मेरा नाम लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एल्स 113 दवाई बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है, इसे अब ह्यूमंस के लिए मास प्रोडक्शन पर डाल देना चाहिए। वही सीन शिफ्ट होता है शेल्टर पर जहाँ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर मॉरिस नाम की एक बड़ी चिंपैंजी होती है जिसे की साइन लैंग्वेज आती होती है। अब यहाँ पर सीजर उसके साथ बात करता है तो मॉरिस बताती है कि ऊपर पेड़ के पास में दरवाजे का एक लीवर है, अगर उसे खोल दिया जाए तो वहाँ से भाग सकते हो। जिसके बाद अगले दिन यहाँ सीजर से मिलने के लिए विल और कैरोलिन आते हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि मेरे घर जाने का वक्त आ चुका है, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, इन बुरे बंदरों की गिरफ्त से निकल जाऊंगा। लेकिन वो दोनों बताते हैं कि तुम्हारी अभी तक बेल नहीं हुई है, अभी भी कुछ समय और बाकी है, हम फिर से आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। इस बात से तो पूरी तरीके से सीजर का दिल टूट चुका था और अब उसने ये ठान लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नाइट में और जाकर सबसे पहले इस पूरे इलाके के सबसे मोटे तगड़े गोरिल्ला से दोस्ती करता है जिसका नाम होता है बक। और दोस्ती करने का रीजन ये था कि जो दूसरे चिंपैंजी उसे परेशान करते रहते थे, अगर ये बक को खोल देगा तो वो उसका सपोर्ट करेगा ताकि कोई और उसे परेशान ना कर पाए। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है विल पर जो कि अपने फादर के लिए 113 वाला एल्जाइमर डोज लेकर आया होता है, मगर इंसान उतने वायरस को झेल ही नहीं पाता और हैंड टू हैंड उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब अगले दिन वो आकर जेकब को मना करता है कि 113 नंबर की दवाई काम नहीं कर रही है, इंसानों की ऑलमोस्ट डेथ हो रही है, इसलिए अब हम इस दवाई को नहीं बनाएंगे। लेकिन तब तक जेकब्स ने ऑलरेडी 113 नंबर पर काम करना शुरू कर दिया था, उसके ढेर सारे सैंपल्स भी बना लिए थे और वो विल को इस कंपनी से निकल जाने के बारे में कहता है। मीनवाइल हम फ्रैंकलिन को देख पाते हैं जिसने 113 नंबर की थोड़ी सी सांस वगैरह ले ली थी, इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो विल को ये बताने के लिए जाने वाला होता है कि इस दवाई को रोक देना वरना हर कोई मारा जाएगा। इतने में ही वो गलती से उसी पड़ोसी पर छींक देता है। अभी जो पड़ोसी है ये इस मूवी के एंड में बताऊंगा इसका क्या हाल होता है। मीनवाइल विल पहुंचा होता है उसी शेल्टर में जहाँ सीजर को रखवाया गया था, लेकिन इस बार सीजर जाने से ही मना कर देता है क्योंकि अब उसने इसी जगह को अपना घर बना लिया होता है। हालांकि अंदर अंदर वो रोता जरूर है मगर अब यही उसका घर था। अब यही खेलने वाली जगह पर जब ये सब लोग बैठे होते हैं तो मॉरिस और इसी के साथ सीजर आपस में बातचीत करते हैं। मॉरिस कहती है कि क्या तुम इस लकड़ी को तोड़ सकते हो? तभी अब जो ये तेज दिमाग सीजर होता है वो कहता है कि हाँ एक लकड़ी टूट सकती है मगर 5-6 लकड़ियां एक साथ नहीं टूट सकती, बिकॉज यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तभी उसे याद आता है कि अगर मेरे पास दिमाग है, इन सभी बंदरों के पास में भी अगर दिमाग आ जाए तो फिर हम इस बुरे शेल्टर से निकलकर अपने घर जंगल में जा सकते हैं, क्योंकि बचपन में वो जंगल में जाया करता था। तो यहाँ से सबसे पहले वो रात को खुद को आजाद करके पहुंच जाता है विल के घर पर और देख पाता है कि यार हस्बैंड वाइफ आराम से सो रहे हैं, अब इन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। तो वो फ्रिज खोलकर वो दवाई निकाल लेता है। लेकिन इस दवाई में इस बार क्या होती है, बढ़िया वाली एक बात होती है कि गैस में बदल चुकी होती दवाई। पहले वाली खाली ना इंजेक्शन लेने पर ही कामयाब होती थी, तो इस बार समझ में आता है सीजर को कि अब करना क्या है। तो वो क्या करता है, इस दवाई के 4-5 डोज ले जाकर पहुंच जाता है उसी शेल्टर में और चाकू मारकर फोड़ देता है और सारी की सारी गैस को उन सभी वानरों में स्प्रेड कर देता है। और जैसे ही अब उनमें वानरों में जो एल्स 113 दवाई आ चुकी होती है तो इन सब की हो जाते हैं दिमाग फास्ट। अब वहाँ पर ढेर सारा शोर सुनकर पहुंच जाता है अपना ड्रेको मैल्फॉय और कहता है कि अपने पिंजरों में वापस घुसो बेवकूफ बंदरों। लेकिन इस बार तो भाई साहब सीजर अपना बदला लेता है और उसकी बिजली में उसी को ही जलाकर मार देता है और इस सारे के सारे बंदर आजाद हो जाते हैं इस शेल्टर से। अब सबसे पहले उनका ये प्लान होता है कि शहर में और
और जगह जहाँ पर भी हमारे जैसे चिंपैंजीज जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कैद है उन्हें छुड़वाया जाए। तो ये लोग भागते हैं सबसे पहले जेनेसिस, वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही वगैरह मचा देते हैं। शहर के लोग भी एक तरीके से पागल हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है, और फिर पहुंच जाते हैं शहर के जू में। वहाँ पर भी ढेर सारे बंदरों को ये लोग निकाल लेते हैं। अब इनकी प्लानिंग होती है कैसे तैसे भाग करके जंगल पहुंच जाए, लेकिन तभी बीच में पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये जो पूरा फाइट सीक्वेंस है ये टोटल आधे घंटे से भी ऊपर का फाइट सीक्वेंस है। तो अपन मेन स्टोरी पर बात करते हैं। इंसानों यानी कि पुलिस वालों को लग रहा था कि ये जंगली जानवर अगर फ्री हो गए तो इंसानों को जान से मार देंगे, तो वो इसी चक्कर में इनको गोली मारने लगते हैं। जबकि सीजर और बाकी सारे बंदरों का ये प्लान होता है कि किसी को भी मारना नहीं है, चाहे भले कोई हमारे ऊपर कुछ भी करे, हम चुपचाप यहाँ से भाग करके जंगल पहुंच जाएंगे और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। अब इस बीच इनमें काफी सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारा धूम धड़ाका होता है। बग अपने चिंपैंजीज को बचाने के लिए पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को गिराकर पटक देता है और ये सारी चीजें वेल नोटिस कर रहा होता है। एंड एट द एंड मूवी के कंक्लूजन में हम ये देख पाते हैं कि सारे के सारे बंदर यानी कि जो भी चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और अलग कैटेगरी के थे, ये सभी पहुंच जाते हैं शहर से दूर एक जंगल में। यहाँ विल भी आया होता है, समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम वापस घर चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन इस बार सीजर उसके कान में कहता है ये सीजर का घर। खैर इस पर काफी सारे मीम्स बने, वो आपको याद आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सीजर के पास में उसके नए लोग, नया घर, नया परिवार था जिनके साथ वो बहुत ज्यादा खुश था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं वो पड़ोसी जो कि पेशे से एक पायलट होता है, अब एक नई फ्लाइट एक नए शहर में जाने वाला होता है। यानी कि L-113 का प्रकोप अब पूरे शहर पर होने वाला है, जो कि हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे।